Hello friends, my name is योगेश वेहजा and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पे कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म एप्लीकेबल है। अगर आप गलत इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर अपनी ITR फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट आप पे हेफ्टी पेनल्टीज लगा सकती है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कब कब कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म चूज करना है ताकि हम अपनी ITR सही से फाइल कर पाएं। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो ITR की ड्यू डेट है उसको 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यानी कि अब जो इंडिविजुअल्स, जो HUFs, जो फर्म्स जिनकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 होती थी, अब वो अपनी ITR 15 सितंबर 2025 तक भी फाइल कर सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ HUFs अपनी ITRs गलत ITR फॉर्म में फाइल कर देते हैं जिससे कि बाद में उन पे पेनल्टीज आने का खतरा होता है। सो आप इस वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं कि आप पे कौन सा ITR का फॉर्म एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन विच ITR फॉर्म टू फाइल फॉर ITRs ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 और वी कैन से एज असेसमेंट ईयर 25-26। सो हमारी प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं हमने ITR नंबर वाइज बताया है कि आपको कब कब कौन सा फॉर्म चूज करना है। ITR 1 सिर्फ चूज कर सकता है एक इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। व्हाट डज इट मीन? HUF ITR 1 में अपनी ITR फाइल नहीं कर सकती, नॉन रेजिडेंट ITR 1 में अपनी ITR फाइल नहीं कर सकता, इवन जो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो भी अपनी ITR 1 में नहीं फाइल कर सकता। इट मींस अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं ओनली उसी केस में ही आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आप किस तरीके के पर्सन है कि आप पे ITR 1 कब फाइल होगी। इसके अलावा कौन कौन से हेड्स की इनकम ITR 1 में शो की जा सकती है। आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम को टैक्सेबल करने के लिए हमारे पास 5 हेड दिए हुए हैं: सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टीज, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सो ITR 1 में कुछ एक हेड्स की इनकम अब शो नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट ने बोला जिन लोगों की सैलरी इनकम है, जिन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की सैलरी इनकम है वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। व्हाट अबाउट हाउस प्रॉपर्टी? आपकी अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लेट आउट प्रॉपर्टी हो या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी हो। अगर आपकी इनकम एक हाउस प्रॉपर्टी से है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की आपकी इनकम है तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, लेकिन लॉटरी और हॉर्स रेस की इनकम को छोड़ के, यानी कि सैलरी की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, लॉटरी और हॉर्स रेस को छोड़ के अगर आपकी है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 से हमें ये ऑप्शन दिया कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उसकी इनकम हमारी लिस्टेड शेयर से है जो कि 112 कैपिटल ए के अंदर टैक्सेबल होता है जब वो 1.25 लाख रुपए से ऊपर का गेन हम कमाते हैं। सो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका गेन 1,25,000 रुपए तक है उस केस के अंदर आप ITR 1 में ही अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को रिपोर्ट कर दीजिए। यानी कि अगर 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 1,25,000 से ज्यादा का है तो मैं ITR 1 नहीं फाइल कर सकता, लेकिन अगर 1,25,000 तक का गेन है जो कि एग्जेम्प्ट है 112A के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, सो उस केस में मैं ITR 1 फाइल कर सकता हूं। तो अभी तक हमने देखा कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसकी या तो सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या फिर अदर सोर्सेज से इनकम है लॉटरी और हॉर्स रेस को छोड़ के, या कैपिटल गेन की इनकम है लिस्टेड शेयर्स को सेल से रिलेटेड जो 112A में टैक्सेबल होती है, लेकिन वो इनकम उसकी 1.25 लाख रुपए तक है, उस केस के अंदर हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इनकम रिलेटेड कंडीशंस, सेकंड इज होल्डिंग रिलेटेड कंडीशंस एंड थर्ड इज डिडक्शंस, लॉसेस एंड TDS रिलेटेड कंडीशंस। देखते हैं ये कंडीशंस क्या हैं। सो गवर्नमेंट ने इनकम रिलेटेड कंडीशंस के अंदर बोला कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है उसी केस में ही आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। मान लिया किसी इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल सैलरी लेट सपोज 60 लाख रुपीस की है तो क्या वो ITR 1 फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। इवन उसकी ओनली सैलरी इनकम है, ओनली वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी वो अपनी ITR 1 नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि इनकम रिलेटेड कंडीशन हमें बोलती है कि ITR 1 तभी फाइल हो सकती है जब असेसी की टोटल इनकम 50 लाख रुपीस तक है। असेसी की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक होनी चाहिए। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है तभी आप ITR 1 ऑप्ट कर सकते हैं।
और कोई भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम 115 BBE जिसमें कि 75% का टैक्स लगाया जाता है, 60% टैक्स एंड 25% सरचार्ज ऑन टैक्स जो कि 75% बनता है। अगर आपके पास कोई भी अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट है जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर दिख रहा है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अनएक्सप्लेन्ड रिसीट है, एक्सपेंडिचर है, सो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट आप पे 115 BBE के अंदर 75% टैक्स आपसे डिमांड करती है। सो अगर आपकी कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम है वो भी आप ITR 1 में नहीं शो कर सकते। कैपिटल गेन की इनकम अगर 112A में 1,25,000 रुपए से ज्यादा है, उस केस में भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। तो इनकम रिलेटेड कंडीशंस में हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। नंबर 1, आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख तक होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम 115 BBE में कुछ भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, आपकी कैपिटल गेन की इनकम 112A की 1,25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मींस की वो टैक्सेबल कैटेगरी में ना आए, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आए। होल्डिंग रिलेटेड कंडीशंस में गवर्नमेंट ने बोला जो भी असेसी जो कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो अगर किसी फॉरेन एसेट्स को होल्ड करता है, कोई फॉरेन के अंदर उसने ODI इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, या फिर कोई साइनिंग अथॉरिटी है वो आउटसाइड इंडिया, या उसके पास कोई फॉरेन का इनकम सोर्स है, या वो DTAA के अंदर रिलीफ क्लेम कर रहा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, मान लीजिए उसका टैक्स इंडिया में भी लगा और USA में भी लगा, सो USA के कटे टैक्स को अगर वो इंडिया के अंदर टैक्स क्रेडिट ले रहा है फॉर्म 67 फाइल करके, तो भी वो ITR 1 नहीं फाइल कर पाएगा। Not a director in any company, not holding unlisted equity shares. What does it mean? इसका मतलब अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, इवन एक शेयर भी होल्ड करते हैं, तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। आपको नेक्स्ट ITR फाइल करनी पड़ेगी जिसकी बात अभी हम करेंगे। सो अगर आप कोई अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर होल्ड करते हैं या किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं, ऐसे केसेस में भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकेंगे। थर्ड कंडीशन इज डिडक्शंस, लॉसेस एंड TDS रिलेटेड कंडीशंस। अगर आपका अदर सोर्सेज में डिडक्शन है फैमिली पेंशन के अलावा, तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। आपको पता है फैमिली पेंशन की डिडक्शन हमें मिलती है, वो डिडक्शन मिलती है 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर की। सो अगर उस फैमिली पेंशन के अलावा हमारी कोई अदर सोर्सेज की इनकम है तो भी हम ITR 1 नहीं फाइल कर सकेंगे। नो लॉसेस टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड। अगर आपके पास कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं जो पिछली ITR से आप इस ITR में लेके आए हैं ताकि आप इस साल की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करें, या आपके पास कोई कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, दोनों ही केसेस में आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक असेसी की टैक्सेबल सैलरी इनकम है 51 लाख रुपीस की, और उसको हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड में होम लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिल रही है 2 लाख रुपए की। सो उसकी टोटल इनकम हुई 49 लाख रुपीस की। तो ऐसे केसेस के अंदर आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका इतना होता कि वो इस साल की इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है और आपको उसे अगले साल में लेके जाना पड़ रहा है, या फिर पिछली ITR का कुछ लॉस बचा हुआ है जिसे आप इस साल में एडजस्ट करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। लेकिन अगर इसी साल का लॉस इसी साल ही एडजस्ट होने वाला है और 0 हो जाएगा, ऐसे केसेस में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। आपका कैश विड्रॉल से रिलेटेड जो TDS होता है 20 लाख से ऊपर पे सेक्शन 194N में, वो भी आपके केस में नहीं कटा होना चाहिए। और कोई भी TDS, आपका TDS किसी अदर पर्सन के हैंड में नहीं कटा होना चाहिए, यानी कि क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस के अंदर आपका TDS नहीं कटा होना चाहिए। ऐसे केसेस में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो ये सभी कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन आप ब्रेक करते हैं तो उस केस के अंदर आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। ITR 1 को आप DSC से, मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से, या फिर EVC से, EVC आप जनरेट कर सकते हैं अपने आधार OTP से, अपने डीमेट अकाउंट से, अपनी बैंक की नेट बैंकिंग से। सो EVC से, या फिर आप CP से बेंगलोर के पास अपनी ITR भी भेज सकते हैं 30 डेज के अंदर अंदर। सो आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको किसी भी 3 मोड में, जो 3 मोड यहां बताए गए हैं। सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर्स एंड अबव हैं, वो अपनी ITR पेपर फॉर्म में भी फाइल कर सकते हैं। मींस उन्हें इनकम टैक्स पोर्टल पे अपनी ITR फाइल करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, वो चाहे तो पेपर फॉर्म में भी अपनी ITR फाइल कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं ITR 2 आप कब फाइल करेंगे। सो ITR 2 फाइल कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी HUF। अब आप देखिए ITR 1 सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट फाइल कर सकते थे। ITR 2 इंडिविजुअल, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF कोई भी ITR 2 अपनी फाइल कर सकता है। इसमें आप किसी भी हेड की कितनी भी इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी PGBP यानी कि बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आप पे ITR 1 ITR 2 दोनों ही अप्लाई नहीं होगी। आपकी बिजनेस की इनकम नहीं होगी तभी आप ITR 2 के अंडर आएंगे। सो इंडिविजुअल HUFs नॉट कवर्ड इन ITR 1 एंड नॉट हैविंग एनी बिजनेस इनकम विल बी कवर्ड इन ITR 2। आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ITR 2 नहीं फाइल कर सकते। अगर आप ITR 1 की कोई भी कंडीशन ब्रेक करते हैं तो आप जंप करके ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी आपको। ITR 2 को हम वेरीफाई कैसे करते हैं? ईदर थ्रू DSC, ईदर थ्रू EVC या सेंडिंग ITR V to CPC विद इन 30 डेज। सो इस केस में सुपर सीनियर सिटीजन के पास पेपर फॉर्म में ITR फाइल करने का ऑप्शन नहीं है। पेपर फॉर्म में ITR फाइल करने का ऑप्शन ओनली एंड ओनली उन्हीं असेसिस के पास है जो असेसिस ITR 1 फाइल कर रहे हैं और वो सुपर सीनियर सिटीजन है। सो अगर कोई नॉन रेजिडेंट आपके पास आता है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपके पास आता है कि मेरी ITR फाइल कर दीजिए, तो आप उस केस में ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, आपको ITR 2 ही फाइल करनी पड़ेगी और वैसे ही आपको अपनी फीस डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं ITR 3 कब फाइल करनी पड़ती है। ITR 3 भी इंडिविजुअल और HUFC फाइल कर सकते हैं। मींस कि ITR 2 भी इंडिविजुअल HUF फाइल कर सकते थे, ITR 3 भी कोई भी कैटेगरी के इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF फाइल कर सकती है। इस ITR की स्पेशलिटी यह है कि इसमें सभी हेड्स कवर होते हैं। इट मींस जैसे कि ITR 1 में हम कैपिटल गेन में ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का 1.25 लाख तक का ही टैक्स दिखा सकते थे। हम ITR 2 के अंदर PGBP को छोड़ के मींस बिजनेस इनकम को छोड़ के सभी हेड्स की इनकम दिखा सकते थे। अब जो असेसिस इंडिविजुअल HUF हैं और उनकी बिजनेस इनकम भी है, सो उस केस में वो ITR 2 फाइल नहीं करेंगे, ITR 3 फाइल करेंगे। सो ऑल अदर इंडिविजुअल्स एंड HUF ITR 3 फाइल करेंगे। अब ITR 3 भी जैसे आपने वेरीफाई किया था ITR 1 एंड ITR 2 को, वैसे ही आप ITR 3 को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ईदर थ्रू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करके या फिर ITR V को CPC के पास भेज के 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। लेकिन अगर आप एक टैक्स ऑडिट असेसी हैं, यानी कि आपके 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट होती है या फिर 44AD ADA के अंदर आप लेस प्रॉफिट शो करते हैं और आपकी इंडिविजुअल HUF की टैक्स ऑडिट की जाती है, सो ऐसे केस के अंदर आपके पास सिर्फ DSC और EVC का ऑप्शन है। आप अपनी ITR V सेंड नहीं कर पाएंगे CPC को फिजिकल बेसिस पे। यानी कि अगर आप एक टैक्स ऑडिट असेसी हैं तो आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, आधार OTP यूज कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट OTP यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग OTP यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ITR V को CPC के पास फिजिकली 30 दिन में नहीं भेज सकते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर तक हमें ओनली DSC का ऑप्शन ITR 3 में टैक्स ऑडिट असेसिस के लिए दिया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे चेंज कर दिया और बोला अब इंडिविजुअल HUF असेसिस अपनी ITR को, अगर वो टैक्स ऑडिट असेसी हैं, सो वो EVC के माध्यम से भी अपनी ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। ITR 4 कौन फाइल कर सकता है? ITR 4 वही फाइल कर सकता है जो 44AD और 44ADA की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले सकते हैं। आपको पता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेने के लिए इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP 44AD और 44ADA की स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को। सो ITR 4 में भी यही बोला गया कि इंडिविजुअल HUF जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं और फर्म अदर देन LLP ओनली वही लोग ही ITR 4 को फाइल कर सकते हैं जिनकी सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है एक्सेप्ट लॉटरी, कैपिटल गेन की इनकम ओनली 112A के लिस्टेड शेयर्स के अगेंस्ट में है, वो भी 1.25 लाख तक, लेकिन उनकी PGBP की इनकम भी है जो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में शो कर रहे हैं। सो देखिए ITR 1 में आप बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकते थे, ITR 2 में भी आप बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकते थे, ITR 3 में आप किसी भी बिजनेस की इनकम दिखा सकते थे, लेकिन ITR 4 के अंदर आप ओनली एंड ओनली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में टैक्सेबल किए गए बिजनेसेस की ही इनकम यहां शो कर सकते हैं।
इसमें भी वही सेम कंडीशंस हैं जो कंडीशंस हमने ITR 1 में देखी थी। आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख होनी चाहिए, आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 होनी चाहिए, आपकी कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम नहीं होनी चाहिए, 112A का कैपिटल गेन आपका 1,25,000 तक होना चाहिए, आपके पास कोई फॉरेन एसेट, फॉरेन साइनिंग अथॉरिटी, फॉरेन इनकम या DTAA के रिलीफ नहीं होनी चाहिए, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए और अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स आप होल्ड ना करते हो। डिडक्शंस, लॉसेस और TDS रिलेटेड कंडीशंस जो ITR 1 में थी, उसमें अदर सोर्सेज की डिडक्शन से रिलेटेड जो कंडीशन थी कि फैमिली पेंशन के अलावा कोई डिडक्शन नहीं हो सकती, तो यहां इस कंडीशन को डिलीट किया गया है, यानी कि आप अदर सोर्सेज की किसी डिडक्शन को भी ITR 4 में क्लेम कर सकते हैं। नो TDS अंडर सेक्शन 194N को भी डिलीट कर दिया गया है। मींस आपका अगर 194N में TDS है तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं होना चाहिए और कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं होना चाहिए, और कोई भी आपका TDS डिडक्ट नहीं होना चाहिए जो कि अदर पर्सन के हैंड में डिडक्ट हुआ हो। इस ITR को भी जैसे ITR 1 को DSC, EVC और ITR V CPC के पास भेजकर E-वेरीफाई किया जा सकता था, ऐसे ही इस ITR में भी सेम ऑप्शंस हैं। जैसे ITR 1 को सुपर सीनियर सिटीजन पेपर फॉर्म में फाइल कर सकता था, ऐसे ITR 4 को भी पेपर फॉर्म में फाइल किया जा सकता है। व्हाट डज इट मीन? कोई भी ITR पेपर फॉर्म में सिर्फ तभी फाइल हो सकती है जब वो सुपर सीनियर सिटीजन फाइल कर रहा है और वो ITR 1 या ITR 4 की कैटेगरी में आती है। ITR 5 फाइल करते हैं फर्म्स, LLPs, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मीन जितने भी फर्म्स हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वो सब ITR 5 फाइल करते हैं। हम बोल सकते हैं ITR 5 एक रेजिडुअल ITR है जो ITR 1 से लेके ITR 4 या ITR 6 और 7 नहीं फाइल कर सकते, वो ITR 5 फाइल करते हैं। ITR 5 में सभी हेड्स कवर होते हैं, मींस की हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सबकी इनकम आप यहां पे शो करते हैं। ऑल असेसेस अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी और ITR 7 फाइलर्स ITR 5 फाइल कर सकते हैं। आप ITR 5 को वेरीफाई कैसे करते हैं? DSC के थ्रू, EVC के थ्रू या फिर CPC बेंगलोर के पास 30 दिन में अपनी ITR की एक्नॉलेजमेंट को भेजकर। लेकिन टैक्स ऑडिट असेसिस, जैसे कि फर्म की अगर टैक्स ऑडिट होनी है, AOP की अगर टैक्स ऑडिट होनी है, कोई भी फर्म अगर टैक्स ऑडिट असेसी है, सो ऐसे केस में DSC मैंडेटरी है। यहां पे ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि फर्म अगर टैक्स ऑडिट करा रही है तो पार्टनर अपने आधार OTP को जनरेट करके उसे वेरीफाई कर दें। नहीं, फर्म की ITR अगर टैक्स ऑडिट के साथ जा रही है तो उस केस में DSC से वो ITR फाइल करना 100% मैंडेटरी है। ITR 6 फाइल करती हैं सभी कंपनीज जो ITR 7 फाइल नहीं करती, तो कुछ कंपनीज ITR 7 भी फाइल कर सकती हैं, कुछ कंपनीज ITR 6 भी फाइल कर सकती हैं। सो जिन कंपनीज पे ITR 7 अप्लाई नहीं होती वो कंपनीज ITR 6 फाइल करती हैं। मींस की ज्यादातर कंपनीज ITR 6 में ही अपनी ITR देती हैं और ITR 6 को ओनली DSC के थ्रू ही वेरीफाई किया जा सकता है। यहां आपके पास EVC का, जैसे GST में आपके पास EVC का ऑप्शन है, यहां आपके पास EVC का ऑप्शन नहीं है, ना ही आपके पास ITR V CPC के पास भेजने का ऑप्शन है। ITR 7 चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल कंपनीज फाइल कर सकती हैं। सो जो ITRs 139 4A, 4B, 4C, 4D यानी कि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल कंपनीज अगर अपनी ITR फाइल करेंगी तो वो ITR 7 फाइल करेंगी। कोई भी ट्रस्ट कंपनी जो कि चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज में लगी हुई है लेकिन उसने सेक्शन 11, 12 और 1023C का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो भी वो अपनी ITR 7 ही फाइल करेगी क्योंकि वो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज कर रही है। ITR 7 को भी आप DSC, EVC या CPC के पास 30 डेज के अंदर भेज के सबमिट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ITR 7 को DSC से वेरीफाई करना मैंडेटरी है। सो कंपनीज को जैसे मैंडेटरी है ITR 6 और ITR 7 को वेरीफाई DSC से करना, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को भी DSC से, जैसे कि बीजेपी ने, कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने अपनी ITR फाइल करनी है, सो उन्हें मैंडेटरी बेसिस पे DSC से उस ITR को वेरीफाई कराना पड़ेगा। ITR 1 ओनली रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट फाइल कर सकते हैं। ITR 2 इंडिविजुअल HUF किसी भी कैटेगरी की फाइल कर सकते हैं। ITR 3 भी इंडिविजुअल और HUF फाइल कर सकते हैं अगर उनकी बिजनेस इनकम भी है तो। ITR 4 इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP, क्योंकि LLP 44AD और ADA की स्कीम नहीं ले सकती, फाइल कर सकते हैं अगर उनकी बिजनेस इनकम ओनली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड है तो। ITR 5 फर्म
एओपी, बीओआई, एलएलपी, एजेपी या ऐसी ट्रस्ट फाइल कर सकती हैं जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं लगी हुई हैं। आईटीआर 6 सभी कंपनीज फाइल कर सकती हैं, सिर्फ चैरिटेबल और रिलीजियस कंपनीज को छोड़ के। आईटीआर 7 ट्रस्ट और कंपनीज फाइल कर सकती हैं, लेकिन इसमें वही कंपनीज कवर होंगी जो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज में लगी हुई हैं। अगर डीएससी की मैंडेटरी सिस्टम की बात करें कि आपको डीएससी लगाना कब कब मैंडेटरी है, सो आईटीआर 1 में डीएससी इज नॉन मैंडेटरी, आईटीआर 2 में भी डीएससी लगाना मैंडेटरी नहीं है, आईटीआर 3 में भी डीएससी लगाना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि टैक्स ऑडिट एसएससी को आधार ओटीपी यानी कि ईबीसी का ऑप्शन दिया गया है। आईटीआर 4 में भी डीएससी लगाना मैंडेटरी नहीं है। अभी तक हमने आईटीआर 1 से आईटीआर 4 की बात की, लेकिन डीएससी की बात हमने कहीं भी नहीं की। आईटीआर 5 में सिर्फ तभी डीएससी लगाना मैंडेटरी है जब फर्म, एओपी, बीओआई की टैक्स ऑडिट भी होनी है। कंपनीज के केस में जब आप आईटीआर 6 फाइल करेंगे तो आपको डीएससी 100% केसेस में लगाना है। आईटीआर 7 अगर आप कंपनीज की फाइल करेंगे तो आपको डीएससी लगाना है, या आप पॉलिटिकल पार्टीज की आईटीआर 7 फाइल करेंगे तो आपको डीएससी लगाना पड़ेगा। सो होप दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ गया होगा कि आप पे कौन सा आईटीआर फॉर्म अप्लाई होगा। पेनल्टी से बचने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और बताइए कि कौन सा फॉर्म उन पे एप्लीकेबल होगा। सो दोस्तों आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।